टर्मोलॉजी में नेक्स्ट अकाउंटिंग का टर्म होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एक होगा हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक होगा हमारा कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट साथ में लेने की जरूरत इसीलिए क्योंकि भाई ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। मानो आप लोग मार्केट में गए और आपने मार्केट में जाकर एक टीवी देखा, एक रेफ्रिजरेटर देखा, एक एसी देखा, कुछ भी एक एसेट आपने देखा, आपको पसंद आ गया, है ना। अब आप जाकर मैं तीन केस लेता हूं, केस 1, केस 2 और केस 3। ऐसा समझो 3 दुकान देखा, है ना। मैंने एक एसी देखा और उस एसी का प्राइस मुझे बताया गया 43,000 इंक्लूडिंग जीएसटी मिलाकर, ऐसा समझो। मैं दूसरी दुकान पर गया, सेम ब्रांड का एसी देखा, वहां पर मेरे को एसी बताया गया 42,000 का। तीसरी दुकान पर गया, एसी दिखाया गया मुझे 45,000 का, सेम कंपनी का। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, एसी खरीदूंगा, तो मैं कहां से खरीदना पसंद करूंगा? सिंपल सी बात है, 42,000 का कम है ना। अब उसका एक्चुअल प्राइस मतलब एमआरपी बोलते हैं ना, उसका एक्चुअल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी 50,000 था। कितना था? 50,000। अब बताओ मैं कौन सा प्राइस रिकॉर्ड करूंगा, 50 रिकॉर्ड करूंगा कि 42 रिकॉर्ड? यानी मैंने ट्रांजैक्शन 50,000 का किया है कि 42,000 का किया? मैंने क्या कहा, हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 टीवी के ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 एसी के ऑप्शंस अवेलेबल है। एक 43 में मिल रहा है, एक 42 में मिल रहा है, एक 45 में। तो मैं ऑब्वियसली सबसे कम वाला खरीदूंगा। कंज्यूमर का बिहेवियर ही कहता है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, प्राइस कम रहेगा वही लूंगा, तो 42 वाला मैं खरीदूंगा। उसका एक्चुअल प्राइस मतलब उसका मार्केट में प्राइस 50,000 है, तो मैंने ट्रांजैक्शन 42 का किया कि 50,000 का किया? मैं दुकानदार को 42,000 दूंगा कि 50,000 दूंगा? सिंपल, 42,000 में उसको पे करने वाला हूं। ये मेरा पे अमाउंट हो गया। कौन सा अमाउंट हो गया? पे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी अकाउंट्स में एंट्री करते समय मैं 50 की एंट्री करूंगा कि 42 की एंट्री करूंगा? 42। तो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग भी मैं किसकी करूंगा? 42। तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट। इसको बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक्विजिशन कॉस्ट। तकलीफ है ना? क्या बोलते हैं इसको? एक्विजिशन। भाई मैंने जितने में खरीदा, मैंने जितने में बेचा, मैंने जितने में खरीदा, मैंने जितने में बेचा, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, ना कि उसका मार्केट प्राइस। तुम लोग बोलोगे सर अगर एसी है 50,000 का और मैंने उसको 55,000 में खरीदा, मार्केट प्राइस उसका 50,000 का है और मैंने उसको परचेज किया 55 में, तो अब बताओ मैं कौन सा रिकॉर्ड करूंगा? अब 55 पे करूंगा, सीधी बात है। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। वेदर योर मार्केट प्राइस इज हायर और लोअर, आपका मार्केट प्राइस ज्यादा हो या कम हो, इट डजंट मैटर। एट व्हाट प्राइस यू हैव परचेज योर प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड एज एक्विजिशन कॉस्ट और दैट पर्टिकुलर कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपका मार्केट प्राइस ज्यादा है, आपका मार्केट प्राइस कम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप उस प्रोडक्ट को कितने में खरीदते हो वो ही अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है और उस अमाउंट को कहते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? एक्विजिशन कॉस्ट। कॉन्सेप्ट बोलता है भाई आपने जितने में ट्रांजैक्शन किया, आपने जितने में खरीदा, उस प्राइस को ही हम क्या मानेंगे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसका मार्केट प्राइस, उसका फेस वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसका फेस वैल्यू, उसका मार्केट प्राइस कंसिडर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? आप दुकान पे जाते हो, सब्जी तरकारी खरीदने जाते हो, अब बताओ मुझे, वो सब्जी बेचने वाला 10 रुपए का सामान लेकर आता है और उसको 20 रुपए में बेच रहा है,
तो मान लो इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, मार्केट वैल्यू 20 रुपए में ना, कॉमन सेंस है। हाँ भैया कितना का दिया, 20 रुपए का, नहीं भैया बहुत ज्यादा है, 15 में दे रहे क्या, तो अपन क्या करते हैं, प्राइस को कम करते हैं। तो हमने कितने में खरीदा, हमने 15 में, तो हम अकाउंट्स में लिखेंगे कितना, 15। हमारे लिए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू मैटर नहीं करती, हमारे लिए क्या मैटर करता है, हमने कितने में खरीदा, हमने जितने में खरीदा उसको बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट को हम लोग परचेज कॉस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परचेज कॉस्ट। अंडरस्टूड, हम जितने में खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे, परचेज कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इजी लैंग्वेज में बताया क्या क्या चीजें कंसीडर करना है, हमने जितने में खरीदा ये मैटर करता है। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट। एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अमेजोन पे बिग बिलियन सेल वगैरह चलता है, मालूम है, अमेजोन पे आपने एक फोन देखा, मान लो आपने वन प्लस देखा, वन प्लस नॉट आपने देखा, उसकी प्राइस है 29,999, ठीक है। फीचर्स 12 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल, आपको वेरिएंट बहुत पसंद आया, आपने ऑलमोस्ट 30,000 बोल सकते, 30,000 पकड़ते, 1 रुपए का फर्क है, 30,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब 30,000 का प्रोडक्ट है, कॉमन सेंस, हाँ, इसकी MRP कितनी है, 30,000। अब आपने देखा उस पर ऑफर क्या चल रहा है, तो आपको बोल रहा है 30,000 का आपका प्रोडक्ट है, तो आपने ऑफर सेक्शन में चेक किया, उसमें ऐसा बताया SBI का कार्ड इस्तेमाल करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलो आपने SBI का, किसी का SBI कार्ड का झोल किया और आपने SBI के कार्ड का इस्तेमाल करने का नक्की किया, अंडरस्टूड, SBI के कार्ड का क्या कर रहे हो आप, इस्तेमाल कर रहे हो। अब बता आपका 3,000 रुपये बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, तो 3,000 रुपये कम होने के बाद कितना बचा, 27। अब बता बेटा मेरे को, आपने वो फोन खरीदा कितने में, 27, तो ये 27,000 हो जाएगा आपका एक्विजिशन कॉस्ट। अरे समझा, तो आपका मार्केट प्राइस 30 है, लेकिन आपने खरीदा कितने में, 27। खरीदने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशन, खरीदना, एक्वायर्ड करना, परचेज करना, तो आपका 27 क्या हो जाएगा, एक्विजिशन कॉस्ट। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। आप कहीं पे भी जाओगे मोल तोल करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्विजिशन कॉस्ट। कभी कभी आप ज्यादा प्राइस में भी खरीदते हो, जमीन खरीदने की बात आएगी तो आपको पता चलता है आपने जो आपकी जमीन 3 लाख रुपए की है, आप गए खरीदने के लिए तो उसने बोला 5 लाख रुपए की है, आपने बातचीत किया, बातचीत करके आपने 4.5 लाख रुपए में सेटल कर दिया। कितने में सेटल किया, 4.5 लाख। आपने 4.5 लाख का पेमेंट लिया, सारे डॉक्यूमेंट ले लिया, अब आप घर पे आ गए, आपकी जमीन हो गई। हाँ, अब आने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बोलते हैं, दोस्तों वगैरह को दिखाते, कितने में जमीन खरीदा, 4.5 लाख। अब 3 लाख में तो बेच रहा था मुझे को भाई, मतलब आपने क्या किया, ज्यादा दिया ना, तो आप फंस गए बोल सकते हैं। लेकिन आपने खरीदा कितने में, 4.5, तो 4.5 लाख आपका एक्विजिशन कॉस्ट है, ना कि 3 लाख। तो एक्चुअल प्राइस देखने का नहीं, हमने जितने में खरीदा उसको क्या बोलेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट। अंडरस्टूड। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट। अब बेटा कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी है, आप वो कंपनी को चला रहे हो और उस कंपनी को चलाने के लिए आपके पास कुछ असेट्स है। असेट्स मतलब प्रॉपर्टी, असेट्स मतलब आपकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताओ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। आपके पास जमीन है, जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। आपके पास फ्लैट है, फ्लैट की वैल्यू बढ़ेगी। आपके पास घर है, घर की वैल्यू बढ़ेगी। आपके पास बिल्डिंग में बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अदर देन दिस, एसी है उसकी वैल्यू कम होगी, बेंच है उसकी वैल्यू कम होगी, आपके पास फैन है उसकी वैल्यू कम होगी, आपके पास गाड़ी है उसकी वैल्यू कम होगी, आपके पास बाइक है उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। तो असेट्स है उसकी वैल्यू कम होने वाली है, तो जो वैल्यू कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या होता है, लॉस होता है, सिंपल। अब मैं बोलूंगा कि हर साल इस गाड़ी की वैल्यू 10,000 रुपए से कम हो रही है,
एक एग्जांपल पकड़ रहा हूं, 3 लाख रुपए की मेरी गाड़ी है और मैंने बोला कि अगले साल मैं बेचूंगा इसको 2,90,000 में, तो 10,000 रुपए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मैं क्या कर रही हूं, जो 10,000 रुपए कम कर रहा ना वो हर साल कम कर रहा हूं, मतलब मैं जितने साल इस्तेमाल करूंगा उतने साल 10,000 रुपए क्या करूंगा, कम करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डेप्रिसिएशन का एक मेथड अडॉप्ट कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन का क्या कर रहा हूं, मेथड। उस मेथड का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये मेथड जो मैंने अडॉप्ट किया है ना 10,000 रुपया रखने का, वो मैं चेंज नहीं करूंगा, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। कब तक चेंज नहीं करूंगा, जब तक कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाते। क्या बोला बेटा, जब तक कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाते, मतलब बोलता है ना विपत्ति आ जाए, माहौल आ जाए, वो माहौल के हिसाब से। अदरवाइज मैं 10,000 रुपया ही कम करने वाला हूं। मेरी गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन करता हूं, मैं अच्छे से सर्विसिंग वगैरह करा के मैं उसकी वैल्यू 10,000 रुपया हर साल कम कर रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, मेरे बेटे ने गाड़ी लगाया और सीधा लेके निकलना जैसे चालू किया वैसे उसने ठोक दिया। अब बताओ उस गाड़ी की वैल्यू 10,000 रुपया कम होगी क्या, नहीं, उसकी वैल्यू सडनली डाउन। स्पेशल सर्कमस्टांसेस, क्लियर, अलग सिचुएशन हो गया ना, ठोक ही दिया उसने गाड़ी, तो अब कौन खरीदने वाला 10,000 रुपया कम करके, नहीं खरीदेगा, वैल्यू कम हो रही थी, मैं आराम से मेंटेन करता, 10,000 रुपया कम कर रहा था। लेकिन अब तो स्पेशल सर्कमस्टांस, तो उसकी वैल्यू सडनली क्या हो गई, फॉल हो गई। क्या होता है, कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप अकाउंटिंग करते समय जिस अकाउंटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो, आप अकाउंटिंग करते समय जिस अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हो, जिस अकाउंटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो, वही मेथड थ्रू आउट द लाइफ होना चाहिए। थ्रू आउट द लाइफ मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक होनी चाहिए, एक्सेप्ट इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, मानो आपकी कंपनी मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, नाम तो सुना ही होगा। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बताया था कि मॉडर्न अप्रोच में पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं, है ना, सही कि नहीं। ट्रेडिशनल और मॉडर्न में दोनों में क्या फर्क पता है, मैं ट्रेडिशनल में हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल को रिप्लेस करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट करते हैं। बट मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ क्या देखेंगे, एसेट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, इनकम डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। हम किसके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, क्या ये सब के हिसाब से ना। तो ये दो अप्रोच में से कोई अप्रोच है, तो अगर मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट किया है तो मैं हमेशा ट्रेडिशनल से ही करूंगा, और अगर मैंने मॉडर्न अप्रोच किया अडॉप्ट किया है तो मैं हमेशा मॉडर्न से। यानी अगर मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट में समराइज करूंगा तो कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जिस मेथड को अडॉप्ट करता है अकाउंटिंग करने के लिए, डेप्रिसिएशन करने के लिए, या अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता है, उसी मेथोडोलॉजी को थ्रू आउट द लाइफ चलाते रहना चाहिए, ठीक है, कभी सिर्फ एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या बताया था मैंने कि आपको सामान खरीदना है, आपने जितने में सामान एक्वायर्ड किया है, परचेज किया, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब क्या, आपने उस सामान को खरीदने के बाद जिस मेथड से उसकी वैल्यू कम या ज्यादा कर रहे हो, जिस मेथड से आप उसकी वैल्यू कम या ज्यादा कर रहे हो, उस मेथड को थ्रू आउट द लाइफ सेम रखो, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड।